हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि अब आप सभी जान चुके हैं, आप सभी क्लास 10th में हैं। चैप्टर चल रहा है बच्चों लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप जैव प्रक्रम क्या होता है ये जान चुके हैं। जैव प्रक्रम का मतलब कि आपके जीवन को चलाने के लिए जो भी प्रोसेसेस आपके शरीर के अंदर होती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और कौन कौन से लक्षणों के आधार पे हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को समझ सकते हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बताए थे मैंने। उसके बाद आपको 4 चीजें पढ़नी हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत इस चैप्टर के अंदर। वो है आपका पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। जिसमें से पोषण के बारे में हम स्टार्ट कर चुके थे और आपको मैंने बताया था कि खाने की आदतों के आधार पे जो पोषण होता है वो 2 प्रकार का पाया जाता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो उसी को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सभी बच्चे मन लगा के ध्यान से पढ़ेंगे और पॉइंट्स को नोट भी करते चलेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, चैप्टर का नाम है आपका लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। चैप्टर का क्या नाम है? जैव प्रक्रम, जिसे आप क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं? वो सभी प्रक्रियाएं जो कंबाइंड रूप से किसी भी जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, किसी भी जीव के को बनाए रखने के लिए और उसकी टूट फूट की मरम्मत के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए जो काम करते रहते हैं, वही प्रोसेसेस जो हैं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। तो ये पॉइंट आपने पिछले सेशन में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके अंतर्गत आपको लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आपको 4 प्रक्रियाएं पढ़नी है: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो पोषण को आपको पहले नंबर में पढ़ना है, श्वसन को आपको दूसरे नंबर में पढ़ना है, वहन यानी कि परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन, उसको आपको तीसरे नंबर में पढ़ना है और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन को आपको चौथे नंबर में पढ़ना है। तो पोषण क्या होता है ये आप लास्ट सेशन में केवल जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट सेशन में बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं कि पोषण क्या होता है। भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना, यानी कि जो भोजन पचाया शरीर ने, उस पचे हुए भोजन का अब्जॉर्प्शन, उस पचे हुए भोजन को ब्रेक डाउन करना, मतलब पाचन की प्रक्रिया में भोजन का ब्रेक डाउन हो गया, तो उस ब्रेक डाउन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए, जो पोषक तत्व रिलीज हुए, उन पोषक तत्वों का शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाना या शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद किसके काम के लिए? अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग किया जाना। यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है बच्चों? पोषण कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पोषण के आधार पे जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से समूह हैं? पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका स्वपोषी पोषण, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है आपका विषम पोषी पोषण, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आप सबको पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल। अपने जीवन को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिसको कह सकते हैं
सभी जीव जंतुओं को, सभी वनस्पतियों को, सभी बड़े जानवरों को और छोटे जंतुओं को भी, कीड़े मकोड़ों को भी किसकी जरूरत होती है? उनके अपने खाने की, फूड की जरूरत होती है। आप सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि फूड के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। वो चीजें क्या होती हैं बच्चों? वेल, द आंसर इज न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। पोषक तत्व ही वो एक ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत के लिए हम शरीर में खाना खाते हैं, और खाने के अंदर वो पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमको खाने के द्वारा मिल जाते हैं। तो जो भी जीव हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उन पोषक तत्वों को इस लायक बनाते हैं विच इनेबल देम टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेसेस को, अलग अलग बॉडी फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए उनका यूज करते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा शरीर भोजन को खाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और शरीर के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और शरीर के द्वारा उसका यूज होता है, वही प्रक्रिया न्यूट्रिशन या पोषण कहलाती है ना। अब खाने की आदतों के आधार पे पोषण जो है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कैसे समझेंगे? ये है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। ये है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए, है ना, पिछले सेशन में हमने बात करी थी, तो बच्चे ने बताया भी था कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये कहाँ से आया, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, द टर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिन जीवों में पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ शब्द जो है वो एक ग्रीक, देखो जब हम साइंस पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको आप भारत देश में है, प्रिविलेज है आपका कि आप इंडिया में है, तो आपको 3 भाषाओं में पढ़ने को मिल रहा है। एक तो हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, साइंस को, विज्ञान को आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। दूसरा, आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी में भी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, पर आपको लगता है कि वो इंग्लिश में है, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड्स नहीं होते। वो या तो कौन से वर्ड्स होते हैं? या तो वो लैटिन होते हैं या वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, है ना। तो ग्रीस अलग कंट्री, वहां की भाषा, लैटिन लैंग्वेज अलग है, ग्रीक लैंग्वेज अलग है। तो ये लैटिन और ग्रीक वर्ड्स क्यों यूज हो जाते हैं? देखो, जब भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे होते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च हो रही होती है। तो जिस देश के वैज्ञानिक ने रिसर्च की हुई होती है, उस देश के वैज्ञानिक उसी देश की भाषा का शब्द जो है वो प्रयोग कर लेते हैं और इंटरनेशनल तौर पे उस शब्द को मान्यता मिल जाती है। इसलिए पढ़ाते समय ये बता दिया जाता है कि ये वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है या ये वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो उसको अगर आप ये याद कर लेंगे कि ये किसी दूसरी भाषा का शब्द है, तो आपको समझने में फिर परेशानी नहीं होगी। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिन जीवों में पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं, और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रोफोस का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब ऑटोट्रॉफ शब्द जो है ये कहां से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड है। ऑटोट्रॉफ जो है ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द होने का मतलब है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है। ऑटोट्रॉफ को अगर तोड़ दिया जाए, जैसे हिंदी में हम किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए संधि विच्छेद करते हैं, आप सभी बच्चों को पता है, सबके पास हिंदी है, तो हिंदी पढ़ने के लिए जब हम किसी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं? शब्द को तोड़ देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं। तो उसी तरह से अगर ऑटोट्रॉफ को हम तोड़ दें, ब्रेक डाउन कर दें, तो दो शब्दों से मिल करके ये बना हुआ है। पहला शब्द है ऑटो, जिसका मीनिंग ही है इंग्लिश में सेल्फ, और दूसरा शब्द है ट्रोफोस, जिसका मीनिंग ही है इंग्लिश में न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। अलग अलग शब्दों में, जैसे मैं कह रही थी ना कि आंसर को आपको अलग अलग अपनी भाषा में लिखना है, तो कोई बच्चा ये लिखेगा कि न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। कुछ लिखेंगे कि वो सेल्फ न्यूट्रिशन के लिए कैपेबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपना सेल्फ न्यूट्रिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ न्यूट्रिशन करने वाले जीव, सेल्फ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं। और इस तरीके का पोषण जिन जीवों में पाया जाता है, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम इसको कहते हैं। तो इस न्यूट्रिशन के मोड में, in this mode of nutrition, organisms prepare or synthesize their own food, यानी कि जो जीव है वो या तो बनाता है या सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज करने का मतलब भी क्या होता है? बनाना ही होता है, खुद का स्वयं का खाना। देयर ओन फूड यानी अपना खुद का खाना, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, यानी कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की मदद से। ठीक है, क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों, सरल अजैव पदार्थों का मतलब सिंपल एबायोटिक रॉ मटेरियल्स, उनकी हेल्प से। और वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस तरीके से एबायोटिक रॉ मटेरियल्स की उपस्थिति में अपना खुद का भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके हरे पौधे, जो शैवाल होते हैं, एल्गी। बहुत बड़े पैमाने पर ये स्वपोषी पोषण को दर्शाते हैं, और जितना भी पूरे संसार में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसका 70% से ज्यादा पार्ट एल्गी के द्वारा होता है। एल्गी वो होती है जो बारिश में, आपने बहुत बार बारिश में चिकनाहट वाली जगहों पे काई लगती हुई देखी होगी, वो छोटे छोटे शैवाल, छोटे छोटे पौधे होते हैं। वर्गीकरण का वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये एल्गी के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताया जाएगा। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया भी जो है वो क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी कि भोजन बनाने के लिए स्पेशली क्या चीज की जरूरत होती है? जरूरत होती है उस हरे पिगमेंट की जो इन हरे पौधों में और कुछ बैक्टीरियाज में, कुछ एल्गी में प्रेजेंट होता है।
जिसको हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में हम और आगे विस्तार से जानेंगे। अभी हम जान रहे हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आई थिंक आपको स्वपोषी पोषण के बारे में एग्जैक्ट सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो सभी बच्चे हैंड रेज करके बताएंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, यानी कि वो स्वयं अपना भोजन नहीं, जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं और अपने लिए खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि खाने के रूप में उनके पौधों में स्टार्च बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन क्या हमारा शरीर भोजन अपने लिए बना सकता है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये, खाना हम किचन में बनाते हैं खुद के लिए, लेकिन क्या ऐसा है संभव कि हम खड़े हो धूप में और हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी पूरी हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर है वो अपने लिए खाना स्वयं निर्माण नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें खाने की जरूरत ना पड़े। हम खाना बनाएंगे फिर खाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो क्या हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली खाना बन जाएगा, हमें खाना ना पड़े, केवल खड़े होने से धूप में खाना बन जाए? ये काबिलियत हम लोगों में नहीं है। ये काबिलियत केवल हरे पौधों में होती है। यानी कि अब क्यों हरे पौधे बोला जा रहा है? इसलिए क्योंकि उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। अब खाना बनाने का तरीका जो स्वपोषी पोषण होता है ये भी 2-3 तरीके का होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे विस्तार में जानेंगे। अभी हम जानेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो विषम पोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर, या कह सकते हैं हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब इसमें भी हम समझ लेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। अब इसमें भी हेट्रो का मतलब क्या होता है और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, अगर इस शब्द को हम तोड़ देते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हेट्रोट्रॉफ जो है बच्चों, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? पहली चीज तो ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक शब्द है हेट्रोट्रॉफ, और इसमें हेट्रोस का मतलब होता है डिफरेंट और अदर। हेट्रोस का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ का मतलब है, तो ट्रोफोस का मतलब क्या होता है? ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो मतलब आधी चीज आपको केवल इस वर्ड से ही, इस शब्द को ही समझने से आपको आधी चीज समझ में आ गई। ग्रीक शब्द है, हेट्रोस का मतलब होता है अदर या डिफरेंट, और ट्रोफोस का मतलब होता है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा पोषण जो किसी दूसरे से लिया गया हो या जिसके लिए किसी दूसरे की हेल्प ली गई हो, वो क्या कहलाएगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषी पोषण में ऐसे पोषण का तरीका, organisms obtain energy from the intake of complex organic substances। इसमें क्या करता है जीव? इसमें जीव जो भोजन ग्रहण करता है, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और वो जटिल कार्बनिक पदार्थ कहाँ से हमें मिलते हैं? जनरली फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स, या तो पेड़ पौधों से मिलते हैं या अपने से छोटे जीव जंतुओं से मिलते हैं। तो एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज से हमें हमारा खाना मिलता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे और एनिमल सोर्सेज पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज
हेट्रोट्रॉफ्स। अब इसमें हर वो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो मानव व अन्य जीव, है ना। अब इसमें हम मनुष्यों को रख सकते हैं, हम कवक को, सभी प्रकार के जो कवक होते हैं, जैसे आपका मशरूम है वो कवक की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा और आप फफूंदी जिसको कहते हैं, ये सारा वो भी, उनका भी अपना अलग संसार है। उसमें जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों तो ये सब चीजें हमको विस्तार से पढ़ने को मिलेंगी। ऑल फंजाई एंड एनिमल्स एंड सम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया विषमपोषी होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया वाली कैटेगरी जो है ये दोनों प्रकार की श्रेणी में पाई जा रही है। ठीक है, तो आपने क्या जाना, स्वपोषी पोषण के बारे में जाना और विषमपोषी पोषण के बारे में जाना। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण हरे पौधों में और कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। कुछ बैक्टीरियाज में, कुछ जीवाणुओं में स्वपोषी पोषण पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होते हैं या प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सभी अपने बच्चे कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आपने स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को यदि नोट कर लिया है तो अब देखेंगे कि विषमपोषी पोषण जो है बच्चों, ये आपका कई तरीके का होता है। स्वपोषी पोषण आपने जान लिया। स्वपोषी पोषण जो है, थोड़ा सा अगर विस्तार में जाएंगे तो स्वपोषी पोषण दो प्रकार से होता है। एक तो फोटो ऑटोसिंथेसिस और होता है कीमोसिंथेसिस। यानी कि स्वपोषी पोषण दो तरीके से होता है। एक तो ऐसा जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और दूसरे प्रकार का भोजन जो क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थों से ही रसायन संश्लेषण के द्वारा, यानी कि उसमें सिंथेसिस होती है केमिकल्स की और भोजन बना लेते हैं जिसमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। वो रसायन संश्लेषी होते हैं और वो भी अपना खाना स्वयं बना लेते हैं बिना सूर्य के प्रकाश के। तो वो क्या कहलाते हैं, कीमोसिंथेसिस या कीमो ऑटोसिंथेसिस कहलाते हैं। तो स्वपोषी पोषण दो तरीके का होता है, इसके बारे में केवल जान लेंगे। एक तो प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। ये केवल आपकी जानकारी के लिए बता रही हूं मैं, ये आपको केवल जान लेना है और कहीं साइड में नोट करना है, क्योंकि इसके बारे में और विस्तार से पढ़ने के लिए आपको बड़ी क्लास में पहुंचना होगा। अब स्वपोषी पोषण दो तरीके से होता है। देखो, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, तो नंबर 1 तरीके से अपना खाना वो बना लेते हैं। पर कुछ ऐसे पौधे जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है ना, जो आपके घर के अंदर ही पॉटेड प्लांट्स हैं, या ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, खाना तो वो भी अपना खुद का बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते होंगे? या जैसे कुछ पौधे हैं जो ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे प्रकाश यानी कि सनलाइट पूरी तरीके से नहीं पहुंचती, फिर भी वो अपना खाना बना लेते हैं। तो वो कैसे बना लेते हैं? तो उसके लिए वो रसायन संश्लेषी होते हैं और केमिकल्स जो पाए जाते हैं आसपास वातावरण में या जमीन में, नाइट्रोजन, उसकी हेल्प से अपने लिए खाना बना लेते हैं। तो वो पहला, दो प्रकार के स्वपोषी पोषण भी पाया जाता है। और विषमपोषी पोषण जो है ये आपका कई प्रकार का पाया जाता है। तो विषमपोषी पोषण में हम देखेंगे, विषमपोषी पोषण भी आपका कई प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण में पहला नंबर है आपका हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या? शाकाहारी। हर्बीवोर्स का मतलब शाकाहारी। दोज आर द एनिमल्स दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, जो केवल हरे पेड़ पौधों पर ही डिपेंडेंट होते हैं
वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं गाय, खरगोश, बकरी, ये सब क्या है, ये किसी दूसरे जानवर को नहीं खाते, यानी कि निर्भर हैं अपने भोजन के लिए केवल हरे पेड़ पौधों पर। तो हर्बीवोर्स में आपका गाय है, बकरी है, आपका खरगोश है, बहुत बड़ा जानवर हाथी भी शाकाहारी होता है, जिराफ भी शाकाहारी होता है, हिरन भी शाकाहारी होता है ना। तो हर्बीवोर्स की कैटेगरी यानी कि शाकाहारी। हर्बीवोर्स का मतलब क्या हो गया, शाकाहारी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जंतु शाकाहारी होते हैं ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार का विषम पोषी पोषण पाया जाता है बच्चों, जो कहलाता है कॉर्निवोर्स। क्या कहलाता है, कॉर्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी। मांसाहारी, मांसाहारी का मतलब ऐसे जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो पत्तियां नहीं खा सकते, वो पेड़ पौधे नहीं खा सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल चीता, शेर, तेंदुआ, जो मांसाहारी होते हैं। मतलब अगर शेर को आप पूरे जंगल, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं, और एक शेर को अकेला छोड़ दो, उसमें कोई जानवर ना हो, तो क्या वो शेर जीवित रहेगा? महीने से ज्यादा जीवित भी नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका भोजन नहीं मिलेगा। वो 100% प्योरली कार्निवोर है, वो पूर्ण रूप से मांसाहारी है, यानी कि उसको जीवित रहने के लिए, अपने भोजन के लिए उसको केवल दूसरे जीव जंतुओं का मांस ही चाहिए, कुछ और पर वो जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स, मांसाहारी का मतलब डिपेंडेंट हैं उन जानवरों पर जो शाकाहारी हैं। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेंगे। मांसाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स। जैसे शेर है तो हिरन का शिकार करेगा, हिरन क्या है, शाकाहारी है। शेर है वो जिराफ का या किसी का भी शिकार करेगा, किसी भी जानवर का शिकार करेगा। तो जिस जानवर का शिकार करेगा वो कैसा है, वो पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है, यानी कि शाकाहारी। तो अब अगर मैं ये कहूं कि शेर भी पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, पूरा संसार, जीव जंतुओं वाला पूरा संसार जो है वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पर ही डिपेंडेंट है। और पेड़ पौधे डिपेंडेंट हैं अपने भोजन बनाने के लिए सनलाइट पे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो सुप्रीम एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए सनलाइट, उसी पर हम सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं अपने भोजन के लिए? तो क्वेश्चन आ जाए, यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या होगा? तो अलग अलग बच्चों की कल्पना में जो जो बातें आती हैं वो क्वेश्चंस का आंसर वो लिख सकते हैं। ये कारण बताओ में आ भी सकता है, क्योंकि आप क्लास 9th में नहीं हैं, क्लास 10th में आ गए आप लोग। तो क्लास 10th में एग्जाम जो होगा, एग्जाम का मतलब ये होता है बच्चों कि आपकी जो सीखने की क्षमता की चेकिंग होती है, ना कि आप क्या रट के गए हैं उसकी चेकिंग होती। क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे ट्विस्ट टर्न करके आते हैं जिसमें आप जो आंसर कर रहे हैं कहीं आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं आप रट के पढ़ के नहीं जाएंगे। आपकी कल्पना शक्ति, आपकी इमेजिनेशन क्या क्या कहती है और उसको आप कैसे अपने शब्दों में करके लिखते हैं, इस तरीके से चेकिंग होती है। यानी कि आपके लर्निंग एबिलिटी की चेकिंग होती है, ना कि आपके सिलेबस की या आपने जो पढ़ाई करी है उसकी चेकिंग होती है। आपकी लर्निंग एबिलिटी का मतलब आपने क्या क्या सीखा और उसका स्तर आपका क्या रहा, ये चेकिंग होती है। तो हर्बीवोर का मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया। शाकाहारी का मतलब दीज आर द एनिमल्स दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। पॉइंट को सुनेंगे ध्यान से कि ये प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। और कार्निवोर्स का मतलब है द एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स, जो किस पर डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है
शाकाहारी पर, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी पर डिपेंडेंट है। यानी कि शेर है तो हिरन का शिकार कर रहा है और हिरन जो है वो पेड़ पौधों को खाता है, यानी कि वो डायरेक्टली हिरन पे डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली हिरन जो है वो पेड़ पौधों पर, तो यानी कि मांसाहारी भी जो है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, पेड़ पौधों पर ही डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेंगे, टाइगर है, लायन है, ये सारे के सारे प्योरली कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से ये मांसाहारी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर बहुत बड़ा सा जंगल है और उसमें सारे मांसाहारी जीव हों तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? बहुत सारे फल फूल से लदे हुए पेड़ हैं वहां पे, लेकिन वहां पे कोई जानवर नहीं छोड़ा गया उसके खाने के लिए, तो क्या शेर जीवित हो पाएगा? शेर तब भी जीवित नहीं रहेगा, एक समय के बाद वो मर जाएगा, क्योंकि उसको उसका भोजन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि शेर जो है वो पत्तियां खा ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है कि पत्तियां भी खाने की चीज होती है और वो खाए या खा सकता है। वो डायरेक्ट उसको वो शिकार करेगा और मांस को ही अपना भोजन बनाएगा। इसी तरह से आपको अगले सेशन में विषम पोषी पोषण में 3 कैटेगरीज और बताई जाएंगी। वो है आपका ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी, सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतोपजीवी और पैरासाइट्स यानी कि परजीवी। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने खाने की आदतों के आधार पे पोषण 2 प्रकार का होता है वो देखा, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। आशा करती हूँ कि आप नोट्स अपनी भाषा में साथ साथ बना रहे होंगे और जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट वाइज उसको लिखते चलेंगे, ताकि बाद में जब आप पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और अच्छी तरह से आपका कंटेंट आपको लर्न हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।